हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो किसी लॉ टॉपिक पर नहीं बल्कि एक बहुत ही जनरल टॉपिक पर है कि आपको मेंस के आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। यानी कि जो एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो दुनिया भर में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको वो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए उसके बहुत बेसिक टिप्स होते हैं। और ये इससे भी मतलब नहीं है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंस का या सब्जेक्टिव पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, या आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, या आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सब्जेक्टिव पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि ये टिप्स ऐसी हैं जो आपको हर तरीके से, हर तरीके के पेपर और हर सब्जेक्ट के पेपर पर ये लागू होती हैं। और इसी में से पहला जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है लेजिबल हैंडराइटिंग। मैंने कहा लेजिबल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मेरी खुद की हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब है, लेकिन जब आपकी हैंडराइटिंग ही इतनी ख़राब होती है कि आप अगर एल लिखें तो ई दिखाई दे, एस लिख रहे हैं तो 5 दिखाई दे, तो इस तरीके की हैंडराइटिंग जो होती है वो इलेजिबल हैंडराइटिंग होती है, जिसके लिए एग्जामिनर को अपना एक्स्ट्रा टाइम और माइंड स्पेंड करना पड़ता है। और यहीं पे आती है आपके लिए प्रॉब्लम। तो कृपया करके हैंडराइटिंग को सही रखें। दूसरी चीज़, ओवर राइटिंग, कटिंग, ये सारी चीज़ों से बचें। अगर कटिंग करनी ही पड़ रही है तो बहुत फेयर तरीके से कटिंग करें, और हर जगह पे कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर कटिंग करेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान अपने आप नहीं भी जाना चाहेगा तो वहाँ पर ज़रूर जाएगा जहाँ पे आपने कटिंग की है या ओवर राइटिंग की है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर आपको अपने सब्जेक्टिव पेपर में ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आप एग्जामिनर को ये कन्वे कर रहे हैं कि आप उस क्वेश्चन पेपर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और आप जो हैं कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना करके उसको स्कैटर्ड तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तब भी एग्जामिनर के टाइम को भी खा रहे हैं और आपने पूरे जो क्वेश्चन पेपर का जो थीम था बेसिकली उसको ख़राब कर दिया है। आपने जो आंसर शीट थी उसमें आपने सोचा कि आपने तो अपना बेस्ट किया है, आपने अपने आंसर सारे अटेम्प्ट कर दिए, अब ये एग्जामिनर जाने और भगवान जाने। तो कृपया करके ऐसा ना सोचें, क्योंकि जब आप एग्जामिनर पर डालेंगे तो एग्जामिनर को अगेन यहाँ पे आपने उसके लिए एक इनकन्वीनियंस क्रिएट कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एग्जामिनर का अगर मन किया भी ना कि आपको कहीं एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाएं जहाँ पे आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, वहाँ पे भी आपको एग्जामिनर हो सकता है आधा नंबर, 1 नंबर कहीं एक्स्ट्रा ही दे दे। ये पार्शलिटी की बात नहीं है, ये एक एडिशनल अनकॉन्शियस डिसीजन होता है कई बार उस एग्जामिनर का, जो आपको 1 नंबर ज़्यादा दे सकता है। तो इस तरीके के जब आप आंसर शीट में जब लिखते हैं, जैसे अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है या तो फर्स्ट से लेकर 10th तक एक कंटिन्यूटी बनाएं, या फिर अगर 10th से शुरू कर रहे हैं तो 10th से लेकर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर तक कंटिन्यूटी में आंसर करें। ऐसा ना हो कि सपोज करो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज़ किया कि मैं 1 से लेकर 10 तक आंसर करूँगी, पहले कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिर बीच में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर इस तरीके से बनाया गया हो जहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस हों, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, चूज़ करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके के एक्स्ट्रा आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपको कोई भी 5 करने हैं, कोई भी 6 करने हैं, कोई भी 3 करने हैं, आपने कर दिए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एग्जामिनर के लिए आपने काम क्या बढ़ाया कि अब एग्जामिनर एक तो देख रहा है कि आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किया है बीच बीच में, और दूसरा वो ये भी चेक कर रहा है कहीं आपने कोई एक्स्ट्रा तो नहीं अटेम्प्ट कर दिया, ज़्यादा स्मार्टनेस तो नहीं जा रही है। तो ये सारी चीज़ों से भी जो एग्जामिनर है, आप उसका माइंड रीड कीजिए, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसको कितना अनॉय किया हुआ है। So this is how you are actually taking away the precious time of the examiner. इस चीज़ को भी अवॉइड कीजिए अपने आंसर्स में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मार्किंग स्कीम कई बार नहीं देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन है जो सब पार्ट्स में है, जिसमें एक पार्ट है जो आपसे 2 नंबर का आंसर पूछ रहा है, एक सब पार्ट है जो आपसे 4 नंबर का आंसर पूछ रहा है, और एक सब पार्ट है जो से 1 नंबर का ही आंसर पूछ रहा है। आप जितना मैटर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में
स्पेंड कर रहे हैं, जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उतना ही आपने 5 नंबर या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी स्पेंड कर दिया। तो आपने बेसिकली इक्वलिटी तो दिखाई नहीं आंसर पेपर में। 1 नंबर का या 2 नंबर का जो एक क्वेश्चन है उसके लिए एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसमें 1 या 2 पेजेस भरेंगे, और जो 4 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी आप 2 ही या 1 पेज भर रहे हैं। अगेन यहाँ पे सवाल पेज भरने का नहीं है, बात है कि आपने कितना सब्सटेंस लिखा है। उदाहरण के तौर पे अगर आपसे लॉ के ही रिलेशन में, अगर मैं, क्योंकि मैं लॉ पढ़ाती हूँ तो मैं आपको लॉ से रिलेटेड एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो एक क्वेश्चन दिया गया री इप्सा लोक्यूटर, कि आपको ये समझाना है कि ये क्या कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट समझाना है, आप क्या कर रहे हैं, आपने जो कंसेप्ट है वो तो समझाया नहीं, दूसरी चीज़ कहाँ पर ये मैक्सिमम लागू होती है ये भी नहीं बताया, और बताया भी अगर 7 कंडीशंस हैं तो 2 कंडीशंस और 3 कंडीशंस को पॉइंटर्स में लिख रहे हो, और पॉइंटर्स में लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर कोई टीचर अगर आपको ये कंसेप्ट समझा रहा है और वो आपको सिर्फ पॉइंटर्स में 1 या 2 वर्ड्स में बता दे कि देखो री इप्सा लोक्यूटर अप्लाई होता है वहाँ पर, और ये भी नहीं बता रहा कि री इप्सा लोक्यूटर अप्लाई कहाँ होता है, लिख दिया वेयर इट इज़ एप्लीकेबल, वेयर, और वहाँ पे वेयर भी नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है लेटेंट डिफेक्ट अनएक्सप्लेनेबल। व्हाट डज दैट मीन? तो आप समझाइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट डिफेक्ट। नेग्लिजेंस हैज टू बी प्रूव्ड। अरे कौन प्रूव करेगा नेग्लिजेंस? डिफेंडेंट प्रूफ करेगा या प्लेंटिफ प्रूफ करेगा? आप उसको एक्सप्लेन तो कीजिए, आप लिखना क्या चाहते हैं। इस तरीके से सिर्फ पॉइंटर्स में एक 1 वर्ड में आप अगर समझाएंगे कि ये हो गया आपका आंसर, और आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको 100% मार्क्स आए उसमें, हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरी चीज़, जब आपसे कंसेप्ट पूछा गया है, आप ना ये बता रहे हैं कि ये कहाँ अप्लाई होगा, ना आप ये बता रहे हैं कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। एक केस लॉ रट लिया और उस केस लॉ के ऊपर 4 पेजेस लिख डाले। द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग अबाउट द स्टोरी व्हाट हैपेंड इन दिस केस। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि वो पर्टिकुलर केस लॉ अगर आप दे ही रहे हैं, अगर आप अपने आंसर को सपोर्टिव तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे केस लॉ बता रहे हैं, तो आप इतना बता दीजिए कि फलाने फलाने केस में क्या हुआ था, 1 लाइन या 2 लाइन, और तीसरी लाइन में बता दीजिए कि क्या हेल्ड हुआ, खत्म बात। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने इसमें 3 पेजेस स्पेंड किए हैं और अपना टाइम भी बहुत स्पेंड किया है इसमें, अब आपको इसमें 100 में से 100 मिलने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचा ही नहीं कि उनको क्या चाहिए उस आंसर पेपर में। अगर यही क्वेश्चन होता और इसमें लिखा होता कि एक्सप्लेन द केस लॉ ऑन सपोज क्लॉस मिटेल बिशॉट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स, तब आप समझाएंगे इसको 2 पेजेस में, 3 पेजेस में। आपसे पूछा गया कंसेप्ट के बारे में, मैक्सिमम के बारे में, ना कि केस लॉ के बारे में। तो इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप 1 पेज क्यों भर रहे हैं? आप सिर्फ 1 या 2 लाइनों में आंसर खत्म कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 4 लाइनें या 5 लाइनों से ज़्यादा होना नहीं चाहिए उसका आंसर। आप अगर वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, तो इसमें एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। एग्जामिनर ने आपका काम आसान करने के लिए सब पार्ट्स में दिया था या 2 नंबर के क्वेश्चंस दिए थे कि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो, और आप जो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनमें आप ज़्यादा टाइम दे सकें। सो द थिंग इज़, अपनी हैंडराइटिंग को ध्यान में रखिए। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से अगर कोर्ट को एक FIR, पुलिस की हैंडराइटिंग वाली जो FIR होती है उसको इंटरप्रेट करने में ही 10 दिन लग जाए, तो वहाँ पे भी काम खराब हो सकता है। दूसरी चीज़, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। तीसरी चीज़, ओवर राइटिंग या फिर गंदी प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़, जितने मार्क्स का वो पेपर है उतने ही मार्क्स का टू द पॉइंट आंसर लिखिए। टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमेशा अपने आंसर को एग्जाम्पल्स के द्वारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप एक्सप्लेन सही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब आपने एग्जाम्पल दे दिया तो इससे आपने एग्जामिनर को ये कन्वे कर दिया कि आपको वो कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आया था। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक टिप्स है जो ना सिर्फ लॉ पर, किसी भी दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये टिप्स लागू होती हैं।
आई होप आप आगे से मेंस के पेपर में अटेम्प्ट करते समय ये इन बातों का ध्यान रखेंगे और ऑल द बेस्ट कि आप अपने आगे आने वाले एग्जाम्स में और अच्छा परफॉर्म कर सकें और बेटर परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।